नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और जरूरी खबरों में। लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मोदी सरकार गरीबों और प्रवासी मजदूरों पर ध्यान नहीं दे रही है और आप इस बात के लिए मोदी सरकार का विरोध करते हैं, तो आप भी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। यूपी समेत कई राज्यों में श्रम कानूनों में बदलाव पर मचा हंगामा। 7 विपक्षी दलों ने राष्ट्रपति को लिखी चिट्ठी। जी हां दोस्तों, ऐसे वक्त में जब मजदूरों की मुश्किलें बढ़ी हैं और नौकरी का संकट और अधिक गहराया है, उस वक्त उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक ऐसा अध्यादेश पारित किया है जो राहत के बजाय इस वर्ग के लिए बड़ी आफत लेकर आएगा। यूपी सरकार द्वारा श्रम कानूनों में किए गए बदलावों को तुरंत रद्द किया जाना चाहिए। आप मजदूरों की मदद करने के लिए तैयार नहीं हो, आप उनके परिवार को कोई सुरक्षा कवच नहीं दे रहे, अब आप उनके अधिकारों को कुचलने के लिए कानून बना रहे हो। मजदूर देश निर्माता है, आपके बंधक नहीं है। कांग्रेस की महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी ने ये ट्वीट उत्तर प्रदेश सरकार के उस अध्यादेश के विरोध में किया है जिसमें श्रम कानून के कई प्रावधानों को निलंबित करने की बात कही गई है। अध्यादेश में करार के साथ नौकरी करने वाले लोगों को हटाने, नौकरी के दौरान हादसे का शिकार होने और समय पर वेतन देने जैसी 3 नियमों को छोड़कर अन्य सभी श्रम कानूनों को 3 साल के लिए स्थगित कर दिया गया है। ये नियम यूपी में मौजूद सभी राज्य और केंद्रीय इकाइयों पर लागू होंगे। इसके दायरे में 15,000 कारखाने और लगभग 8,000 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आएंगी। श्रम कानून को स्थगित करने की यूपी सरकार के फैसले के खिलाफ अब विपक्ष गोलबंद है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तो सीधे सीएम योगी का इस्तीफा मांगा है। उन्होंने कहा कि यह बेहद आपत्तिजनक और अमानवीय है। श्रमिकों को संरक्षण न दे पाने वाली गरीब विरोधी बीजेपी सरकार को तुरंत त्यागपत्र दे देना चाहिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सीएम ममता के भतीजे ने दी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चुनौती, कहा आरोप साबित करें या मांगे माफी। जी हां दोस्तों, कोरोना संकट के बीच पश्चिम बंगाल सरकार और केंद्र सरकार के बीच टकराव तेजी से बढ़ता जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चिट्ठी लिखकर ममता सरकार पर श्रमिकों के लिए चलने वाली ट्रेन को बंगाल की सीमा में प्रवेश नहीं करने देने का आरोप लगाया है। इसके बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और डायमंड हार्बर से सांसद अभिषेक बनर्जी ने शाह के इस दावे को बेबुनियाद करार दिया है। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री को अपने दावे को साबित करने की चुनौती दी है और साबित नहीं कर पाने की सूरत में माफी मांगने को कहा है। टीएमसी सांसद अभिषेक ने शनिवार को एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा है, इस संकट के समय अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में विफल रहने वाले गृह मंत्री हफ्तों की चुप्पी के बाद बोलते हैं और वो भी केवल झूठ के बंडल की बातें, ताकि लोगों को गुमराह कर सके। विडंबना यह है कि वे ऐसे गरीब लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जो उनकी सरकार द्वारा भाग्य के भरोसे छोड़ दिए गए हैं। मेरी चुनौती है कि बंगाल सरकार पर अमित शाह ने जो फर्जी आरोप लगाए हैं उन्हें साबित करें या माफी मांगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ममता बनर्जी को अमित शाह ने लिखा पत्र तो कांग्रेस ने साधा निशाना, कहा कर्नाटक और गुजरात के मुख्यमंत्रियों को भी लेटर लिखे गृह मंत्री। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने गृह मंत्री अमित शाह द्वारा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पत्र लिखे जाने के बाद शनिवार को कहा कि शाह को ऐसा ही पत्र कर्नाटक और गुजरात के मुख्यमंत्रियों को भी लिखना चाहिए क्योंकि उनकी सरकारें मजदूरों को घर जाने से रोक रही हैं। पार्टी प्रवक्ता जयवीर शेरगिल ने यह भी कहा कि केंद्र अथवा किसी भी राज्य सरकार को संकट के इस समय राजनीति नहीं करनी चाहिए तथा मजदूरों की मदद के लिए रणनीति बनाने पर जोर देना चाहिए। उन्होंने एक बयान में कहा, आश्चर्य इस बात का है कि लॉकडाउन में अमित शाह जी ने पहली बार बयान दिया है। उन्हें मजबूर मजदूरों के बारे में बात करने में 40 दिन लग गए जब देश में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक लोग परेशान थे, मजदूर मर रहे थे तो वह कुछ नहीं बोले। इस बात को यह देश याद रखेगा। शेरगिल ने कहा, गृह मंत्री को कर्नाटक और गुजरात के मुख्यमंत्रियों को भी पत्र लिखना चाहिए क्योंकि उनकी सरकारें मजदूरों को घर जाने से रोक रही हैं। पश्चिम बंगाल सरकार को भी अपने राज्य में मजदूरों की वापसी और मदद सुनिश्चित करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यह समय राजनीति का नहीं है बल्कि मजदूरों की मदद के लिए रणनीति बनाने का है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली सरकार का आदेश, 24 घंटे में देनी होगी कोरोना जांच की रिपोर्ट। जी हां दोस्तों, तमाम कवायदों के बावजूद कोरोना वायरस के संक्रमण का सिलसिला थमता नहीं दिख रहा है। इस बीच दिल्ली सरकार ने मेडिकल टेस्ट करने वाली लैब्स को कोरोना जांच से संबंधित रिपोर्ट को 24 घंटे में देने का आदेश दिया है। दिल्ली सरकार ने सभी आईसीएमआर अधिकृत लैब को अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एक आदेश जारी किया है। आदेश के मुताबिक ये लैब्स कोरोना वायरस से संबंधित जांच की रिपोर्ट 24 घंटे से अधिक देर तक लंबित नहीं रख सकती हैं। अब आरडब्ल्यूए को लेकर दिल्ली सरकार सख्त हो गई है।
साथ ही आदेशों का सख्ती से पालन करवाने के निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली सरकार ने सभी डीएम और डीसीपी को आदेश दिया है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय की गाइडलाइन और दिल्ली सरकार के आदेशों का सख्ती से पालन करवाया जाए। दिल्ली सरकार ने कहा, हमारी जानकारी में आया है कि जिन गतिविधियों की केंद्रीय गृह मंत्रालय के दिशा निर्देश के बाद हमने इजाजत दी थी, उनको अलग अलग सरकारी एजेंसी और RWA लागू नहीं होने दे रही। यह दिशा निर्देशों और आदेशों का उल्लंघन है। इसके साथ ही अब सभी डीएम और दिल्ली पुलिस के डीसीपी को आदेश दिया गया है कि वह फील्ड के लोगों को अच्छी तरह से जानकारी दें और आदेश को पूरी तरह से लागू करवाएं। दरअसल कई जगह से खबरें आ रही थीं कि दिल्ली सरकार के स्पष्ट आदेशों के बावजूद प्रशासन, पुलिस या RWA आदेशों को लागू नहीं होने दे रहे थे। जैसे घरों में काम करने वाली मेड को कुछ RWA अपनी सोसाइटी में नहीं घुसने दे रहे थे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लॉकडाउन के बीच पुरानी सरकार के फैसले पलटने में जुटी कांग्रेस, अब ये फैसला बदला। जी हां दोस्तों, राजस्थान में मौजूदा सरकार पिछले सरकार के फैसले बदल रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा की वसुंधरा राजे सरकार के समय लागू किए गए शिक्षा का अधिकार अधिनियम में RTE की आय सीमा को बदल दिया है। अब आय सीमा फिर से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए करने का अहम फैसला लिया है। वसुंधरा राजे सरकार ने आय सीमा 2.5 लाख से घटाकर 1 लाख रुपए की गई थी, लेकिन अब गहलोत सरकार ने आय सीमा फिर 2.5 लाख करने का अहम फैसला लिया है। गरीब वर्ग के बच्चों को निजी विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिलाने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री निवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए स्कूल शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा से जुड़े विषयों पर समीक्षा की। इस दौरान मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं एवं 12वीं कक्षाओं की शेष परीक्षाएं फिलहाल स्थगित रहेंगी। CBSE द्वारा लिए जाने वाले निर्णय के अनुरूप फैसला किया जाएगा ताकि दोनों बोर्ड की परीक्षाओं में एक रूपता बनी रहे और प्रदेश के विद्यार्थियों को अहित न हो। इसी प्रकार उच्च एवं तकनीकी शिक्षा में भी परीक्षाओं का आयोजन स्थितियां सामान्य होने पर करवाया जा सकेगा। मुख्यमंत्री गहलोत ने लिपिक ग्रेड द्वितीय भर्ती परीक्षा 2018 के अभ्यर्थियों को जिला एवं विभागों का आवंटन पुनः नई प्रक्रिया से करने का निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सभी विभागों को मेरिट के आधार पर उनकी आवश्यकता के अनुरूप चयनित अभ्यर्थियों की सूची उपलब्ध कराएं। उसके बाद संबंधित विभाग मेरिट एवं काउंसलिंग के आधार पर उन्हें जिला आवंटित करे। सीएम ने मुख्य सचिव को निर्देश दिए कि भविष्य में सभी भर्तियों में प्रथम नियुक्ति सभी विभागों द्वारा मेरिट एवं काउंसलिंग के आधार पर ही दी जाए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। गुजरात और कर्नाटक में रेलवे स्टेशन के बाहर प्रवासी मजदूरों का प्रदर्शन, घर भेजने की कर रहे थे मांग। जी हां दोस्तों, कर्नाटक और गुजरात राज्य में शुक्रवार को लॉकडाउन के बीच अपने अपने राज्य भेजे जाने की मांग को लेकर हजारों प्रवासी कामगारों ने रेलवे स्टेशन और सरकारी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया, जिन्हें बाद में पुलिस ने समझा बुझाकर वापस भेजा। सूत्रों के अनुसार कर्नाटक में मंगलुरु स्थित रेलवे स्टेशन पर 700 से अधिक श्रमिक एक सोशल मीडिया पोस्ट वायरल होने के बाद उमड़े, जिसमें यह अफवाह थी कि उन्हें घर भेजने के लिए निशुल्क विशेष ट्रेनों का इंतजाम किया गया है, जिसके चलते वे सुरतकल, नंथुर, कुलोर और डेरेबेल से पैदल चलकर स्टेशन पहुंचे। कुछ श्रमिकों के हाथों में हम घर जाना चाहते हैं नारे लिखे पोस्टर थे। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के कर्मियों और पुलिस को उन्हें काबू करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। शहर के पुलिस आयुक्त PS हर्षा के 3 दिनों के भीतर घर भेजने के प्रबंध करने के आश्वासन के बाद ही वे वहां से हटे। पुलिस ने मजदूरों के हवाले से कहा कि वे बिना नौकरी, पैसा और पर्याप्त भोजन के शहर में फंसे हुए हैं। वहीं गुजरात के अहमदाबाद स्थित गोटा इलाके में एक अफवाह के बाद उप जिलाधिकारी के कार्यालय के बाहर करीब 2000 प्रवासी मजदूर जमा हो गए। पुलिस ने कहा कि भीड़ स्पष्ट तौर पर उस अफवाह के कारण उमड़ी, जिसमें प्रवासी मजदूरों को स्टेशन से ले जाने वाली एक बस के सरकारी कार्यालय के बाहर पहुंचने की बात थी। भीड़ उमड़ने की खबर पर पुलिस अधिकारी तत्काल मौके पर पहुंचे और मजदूरों को वहां से जाने के लिए मनाया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। औरंगाबाद रेल हादसे पर राहुल गांधी बोले, मजदूरों के साथ ऐसे व्यवहार पर हमें शर्म आनी चाहिए। संजय निरुपम ने भी दिया बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में हुए हादसे पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट करके टिप्पणी की है। राहुल गांधी का कहना है, स्तब्ध हूँ, हमें अपने राष्ट्र निर्माणकर्ताओं के साथ किए जा रहे व्यवहार पर शर्म आनी चाहिए। लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूँ। वहीं मुंबई से कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने भी टिप्पणी की है। संजय निरुपम ने अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करते हुए लिखा कि सुबह 6:30 बजे के हादसे का यह भयावह दृश्य, 17 प्रवासी मजदूरों को एक मालगाड़ी ने कुचल दिया। चलते चलते थक के आराम कर रहे थे। औरंगाबाद और जालना के बीच ये हादसा हुआ। जब गरीब मजदूर सरकारों के बीच फुटबॉल बन गए हैं, तब ऐसे हादसे कोई रोक नहीं सकता। अभी भी समय है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ।
कोरोना से 99% लोग नहीं डरे, मुकाबला करें, खतरा मात्र 1% को। राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस के संकट पर शुक्रवार 8 मई को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राहुल गांधी ने कहा कि कोरोना संकट सिर्फ 1% के लिए खतरनाक है, लेकिन 99% के लिए ये डर बना हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोगों से बात कर उनका डर दूर करना चाहिए। राहुल ने इस दौरान मांग करते हुए कहा कि भारत सरकार को लोगों को आर्थिक मदद पहुंचानी चाहिए। हर गरीब मजदूर के खाते में पैसा डालने की जरूरत है, लेकिन सरकार ऐसा करने से डर रही है। राहुल बोले कि ये वक्त रिस्क लेने का है। कांग्रेस नेता ने कहा कि केंद्र सरकार सोच रही है कि अगर तेजी से पैसा खर्च करना शुरू कर देंगे तो रुपए की हालत खराब हो जाएगी, लेकिन सरकार को इस वक्त रिस्क लेना होगा क्योंकि जमीनी स्तर पर पैसा पहुंचाना जरूरी है। सरकार जितना सोच रही है उतना हमारा समय बर्बाद हो रहा है। कोरोना संकट को लेकर बनाए गए पीएम केयर्स फंड के लिए राहुल गांधी ने कहा कि इसका ऑडिट होना जरूरी है। जनता को पता होना चाहिए कि कितना खर्च हुआ है और फंड में कितना पैसा आया। इसी के साथ राहुल गांधी ने आरोग्य सेतु ऐप का सोर्स खुले में रखने की बात कही। राहुल गांधी ने कहा कि इस वक्त सरकार लोगों का डर नहीं दूर कर पा रही है। आखिर लॉकडाउन कब तक रहेगा? सरकार को लोगों को साफ बताना होगा। कोरोना संकट सिर्फ 1% के लिए खतरनाक है, लेकिन 99% के लिए ये डर बना हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोगों से बात कर उनका डर दूर करना चाहिए। कांग्रेस नेता ने कहा कि भारत में जून और जुलाई के बाद भी कोरोना की रफ्तार बढ़ सकती है, लेकिन इसके लिए सरकार को तैयार रहना होगा। कांग्रेस नेता ने एक बार फिर लोगों के खाते में सीधा पैसा पहुंचाने की मांग की और न्याय योजना लागू करने को कहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। नीतीश पर तेजस्वी का निशाना, मजदूरों को तेलंगाना भेजने का मुद्दा उठाया। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना वायरस के संक्रमण की रफ्तार पर ब्रेक लगाने के लिए लॉकडाउन लागू है। विभिन्न राज्यों में फंसे मजदूर अब धीरे धीरे घर वापसी कर रहे हैं, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाने के लिए लॉकडाउन के तीसरे चरण में कुछ रियायतें भी दी गई हैं। अब कुछ एहतियात के साथ फैक्ट्रियां खोली जा सकती हैं, जिसके लिए मजदूरों की जरूरत है। इसी वजह से तेलंगाना सरकार ने बिहार से 250 मजदूरों को अपने यहाँ बुलाया है। लॉकडाउन में जब मजदूर वापस आ रहे हैं, ऐसे में बिहार से मजदूरों को काम पर भेजने पर राजनीति शुरू हो गई है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर निशाना साधा है। तेजस्वी ने इस मुद्दे को लेकर शुक्रवार सिलसिलेवार कई सारे ट्वीट किए हैं। तेजस्वी यादव ने अपने एक ट्वीट में लिखा है, बिहार के उप मुख्यमंत्री को गर्व है कि इन्होंने और नीतीश कुमार ने 15 साल में इतना विकास किया है कि अब देश को सबसे सस्ता बिहारी श्रम बेच रहे हैं। राजस्थानी प्रवासी सुशील मोदी को फक्र है कि एनडीए ने 15 वर्षों में बिहार में कोई उद्योग धंधा स्थापित नहीं कर बिहार का भला किया है। शर्म करो। एक अन्य ट्वीट में तेजस्वी यादव ने सरकार पर निशाना साधने के साथ ही साथ एक अहम सवाल भी खड़ा किया है। तेजस्वी ने लिखा, अगर इन मजदूरों को वहां कुछ होता है तो क्या बिहार सरकार इसकी जिम्मेदारी लेगी? आखिर इतनी जल्दबाजी क्यों? क्या सरकार को उनके स्वास्थ्य और गरिमा का फिक्र और सम्मान नहीं करना चाहिए? यह संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। काश इतनी तत्परता अप्रवासी मजदूरों को वापस लाने में दिखाई जाती। इस मुश्किल दौर में सरकार प्रायोजित रिवर्स माइग्रेशन की यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना इनके 15 सालों की असफलताओं का जीता जागता स्मारक है। बिहार के सीएम और डिप्टी सीएम को बिहार वासियों से माफी मांगनी चाहिए कि इनकी 15 वर्षों की विफलताओं के चलते बिहार के हर दूसरे घर से पलायन हुआ है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। प्रियंका गांधी ने राशन के बाद 1 लाख मास्क लखनऊ भेजा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव और उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी ने 1 लाख मास्क लखनऊ भेजा है। इससे पहले कुछ दिन पहले उन्होंने लखनऊ, अमेठी, रायबरेली समेत कई जगह राशन और दवाएं भी भेजी थी। पार्टी के प्रदेश मीडिया संयोजक लल्लन कुमार ने बताया कि प्रियंका गांधी ने 1 लाख मास्क भिजवाया है। कल से कांग्रेस के कार्यकर्ता इसका वितरण करेंगे। राष्ट्रीय महासचिव कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में काफी सक्रिय है। उनके देखरेख में कई व्हाट्सएप ग्रुप संचालित हो रहे हैं, जिनके माध्यम लोगों की मदद हो रही है। मीडिया संयोजक ने बताया कि लोगों की मदद के लिए लखनऊ, गाजियाबाद, हापुड़, आगरा, फतेहपुर, लखीमपुर, इलाहाबाद समेत 17 जिलों में रसोई घर चलाया जा रहा है। साथ ही साथ हर जिले में जरूरतमंदों को राशन भी बांटा जा रहा है। प्रदेश में करीब 47 लाख लोगों को राशन और खाना पहुंचाया गया है। प्रदेश के बाहर 4 लाख अपने प्रवासी मजदूरों और जरूरतमंदों की मदद की गई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में फंसे मजदूरों, छात्रों और पर्यटकों की घर वापसी का किराया देगी प्रदेश कांग्रेस। जी हां दोस्तों,
कोरोना वायरस ने भारत समेत पूरी दुनिया को जकड़ लिया है। मोदी सरकार ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए देशव्यापी लॉकडाउन कर दिया है। इसके चलते काफी संख्या में मजदूर, छात्र और पर्यटक दूसरे राज्यों में फंस गए हैं। बिहार में भी दूसरे राज्यों के मजदूर, छात्र और पर्यटक फंसे हुए हैं। अब ये लोग अपने घरों को वापस जाना चाहते हैं। बिहार कांग्रेस कमेटी ने बिहार में फंसे मजदूरों, छात्रों और पर्यटकों के घर वापस जाने के लिए ट्रेन का किराया वहन करने का ऐलान किया है। बिहार कांग्रेस पार्टी ने बताया कि बिहार में फंसे दूसरे राज्यों के मजदूरों, छात्रों और पर्यटकों को उनके घर पहुंचाने के लिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन झा के नेतृत्व में अभियान चलाया जाएगा। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद, जय भारत।